हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं माइग्रेन की डिसीज़ कंडीशन को। उसमें हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, देन उसकी इटियोलॉजी और कॉजेस, देन साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू फोर फेजेस ऑफ द माइग्रेन, देन फोर फेजेस दैट आर द प्रोडॉर्म, ऑरा, हेडेक एंड पोस्टडॉर्म फेज, and at last we see the treatment for migraine. So first of all we will see the definition of migraine. So first of all we will see the definition. So definition is migraine is the type of headache characterized by recurrent attack of headache, widely variable in intensity, frequency and duration. So migraine is the type of headache in which intensity, frequency and duration are widely variable, and such attacks are mostly unilateral. मतलब कि माइग्रेन हमारे हेड के एक साइड में होता है, उसे हम यूनिलैटरल कहते हैं, एंड यूजुअली एसोसिएटेड विद द एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। मतलब जब भी हमें माइग्रेन होता है तो माइग्रेन के साथ साथ हमें एनोरेक्सिया यानी कि हमारी भूख भी कम होती है, नोजिया और वोमिटिंग यानी कि हमको उल्टी आ जाती है, इसे हम माइग्रेन कहते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। माइग्रेन इज द टाइप ऑफ हेडेक, मतलब ये हेडेक का ऐसा टाइप है कैरेक्टराइज बाय, मतलब इसकी कैरेक्टराइज का है रिकरेंट अटैक ऑफ हेडेक। रिकरेंट यानी बार बार, अटैक ऑफ हेडेक मतलब बार बार हेडेक होता है, और उसका कैरेक्टराइज क्या होता है और वो कैसा रहता है, उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन आर डिफरेंट। मतलब बार बार आपको हेडेक होगा और ईच टाइम उसकी जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन है, वो अलग अलग रहेगा। तो इसको हम माइग्रेन कहते हैं। और माइग्रेन का और एक फीचर है कि माइग्रेन हमें हमेशा यूनिलैटरल रहता है, मतलब वो हेड के एक ही साइड में होता है। मतलब जब भी आपको हेड के एक साइड में पेन हो रहा है या फिर एक साइड में हेडेक आ रहा है, वो जिसे हम आधा हेडेक आना कहते हैं, तो उस कंडीशन को हम माइग्रेन कहते हैं। और माइग्रेन किसके साथ एसोसिएटेड है? एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, इसके साथ माइग्रेन एसोसिएट रहता है। या फिर जब भी माइग्रेन आता है तो ये तीन कंडीशन भी उसके साथ आती है। देन देख लेते हैं उसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी यानी कि कॉजेस, किस किस चीज़ों से हमें माइग्रेन हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ द स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि जब हमारे स्लीप में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, मतलब हम ज़्यादा देर तक सो नहीं पाते किसी कारण की वजह से, तो उस कंडीशन में माइग्रेन हो जाता है। देन मेडिकेशन, सर्टन टाइप ऑफ ड्रग्स विच लीड्स टू द माइग्रेन। देन फूड एलर्जी, अगर हम कुछ एरा गैरा खाते हैं उसके अगर, या फिर किसी फूड से हमें एलर्जी हो जाती है तो उससे भी माइग्रेन हो सकता है। देन एक्सपोजर टू द केमिकल्स, अगर हम किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो भी हमें माइग्रेन हो सकता है। देन चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट पे जाते हो तो आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट को सहन नहीं कर पाती और आपको माइग्रेन हो जाता है। देन हाई स्मेल, मतलब कि किसी किसी पर्सन को रहता है जब भी वो किसी परफ्यूम का सेंट या परफ्यूम या सेंट की स्मेल लेते हैं तो उनको माइग्रेन आ जाता है। इस टाइप के जो हाई स्मेल रहते हैं वो भी माइग्रेन कॉज कर सकते हैं। देन डिहाइड्रेशन, यानी कि आपके बॉडी में वाटर की कमतरता होना, उससे भी माइग्रेन हो सकता है। देन हार्मोनल फ्लक्चुएशन, अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है तो आपको माइग्रेन हो सकता है। देन फिजिकल एक्सर्शन, अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको माइग्रेन हो सकता है। देन विजुअल, ऑल्फैक्टरी एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, मतलब कि विजुअल स्टिमुलाई मतलब अगर आपको कुछ फोटो सेंसिटिविटी या आप सडनली किसी हाईलाइट के एक्सपोजर में आ जाते हैं तो आपको माइग्रेन हो सकता है। ऑल्फैक्टरी, जैसे हमने देखा हाई स्मेल, अगर आप किसी स्मेल को ले लेते हैं तो उसके वजह से भी आपको माइग्रेन हो जाता है। और ऑडिटरी स्टिमुलाई, मतलब डीजे का साउंड या फिर ब्लूटूथ का साउंड या फिर हमारे जो हेडफोन्स रहते हैं, हेडफोन्स का साउंड अगर हम बार बार सुने या फिर ज़्यादा देर तक हाई स्पीकर पर सुने या फिर हाई वॉल्यूम पर सुने तो उसकी वजह से भी हमें माइग्रेन हो जाता है। देन हंगर, यानी कि भूख लग जाना। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, देयर आर सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच मे ऑल्सो लीड्स टू द माइग्रेन। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स, इटियोलॉजीज। उसमें हमने देखा स्लीप डिस्टर्बेंस, मेडिकेशंस, फूड एलर्जी, exposure to chemicals, then changing environment, then high smell, dehydration, hormonal fluctuations, physical exertion, visual, olfactory and auditory stimulations or stimuli, then hunger and psychological factors. Then उसकी देख लेते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स। तो माइग्रेन की जो साइन एंड सिम्टम्स है वो उसकी फेज के अकॉर्डिंगली रहते हैं, और माइग्रेन के 4 फेजेस है। फेजेस पर आपके एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है कि इन्यूमरेट एंड एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ द माइग्रेन। तो उसमें 4 फेजेस है: प्रोडॉर्म फेज, ऑरा फेज, हेडेक फेज एंड पोस्टडॉर्म फेज।
तो हम एक वन बाय वन ईच फेज को डीप में देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ द प्रोडाउन फेज। प्रोडाउन फेज को हम प्री हेडेक या फिर प्रीडोमिनेटरी फेज ऐसा भी कहते हैं, और ये इसके सिनोनिम से या फिर दूसरे नेम से। प्रोडाउन फेज को हम प्री हेडेक कहते हैं। देन उसका जो नॉर्मल टाइम रहता है 3 to several डेज, मतलब 3 दिन से ज़्यादा भी चल सकता है प्रोडाउन फेज। देन उसकी जो सीवियरिटी है वो लो रहती है, मतलब प्रोडाउन फेज में आपका जो पेन है उसकी पेन की सीवियरिटी लो रहती है। देन उसके सिम्टम्स क्या क्या है? कॉन्सेंट्रेटिंग प्रॉब्लम, अगर आप किसी चीज़ पर, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या फिर कुछ लिख रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, उसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। देन इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन, आपको थोड़ा डिप्रेस फील होगा। देन डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड रीडिंग, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको क्या बोलना है ये आपको समझेगा नहीं, और फिर रीडिंग में भी आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती है। देन ट्रबल स्लीपिंग, आपको स्लीपिंग ज़्यादा आएगी। देन याउनिंग, मतलब आपको थोड़ा आलस भी आ सकता है। देन नोजिया, फटीग। देन लाइट एंड साउंड सेंसिटिविटी, अगर आप किसी साउंड को या फिर लाइट को देख लेते हो तो आपको उससे भी हेडेक बढ़ जाता है। देन इंक्रीज यूरिनेशन, आपकी यूरिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाता है। और मसल स्टिफनेस, यानी कि फटीग की वजह से आपको मसल स्टिफनेस हो जाता है। तो ये था प्रोडाउन फेज में। प्रोडाउन फेज को हम प्री हेडेक फेज कहते हैं। वो 3 से सेवरल डेज के लिए रहता है। देन उसकी सीवियरिटी लो रहती है, मतलब इस फेज में आपका जो पेन रहता है, हेडेक का पेन रहता है, वो थोड़ा लो रहता है। उसके सिम्टम्स क्या क्या है? कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स है। देन आपको थोड़ा सा डिप्रेशन आ सकता है, आप थोड़ा इरिटेट भी हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हम उससे कहते हैं। देन डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड रीडिंग, ट्रबल स्लीपिंग, याउनिंग, नोजिया, फटीग, light and sound sensitivity, then increased urination and muscle stiffness are the some signs of the prodown phase. Then second phase is the aura phase. aura phase में क्या रहता है? aura phase का टाइम कितना है? 5 मिनट to 60 मिनट। जब हमने प्रोडाउन फेज रखा था तो प्रोडाउन फेज का टाइम कितना है? 3 to several डेज के लिए प्रोडाउन फेज रहती है। अगर हम ऑरा फेज में आए तो ऑरा फेज का कितना रहता है? 5 मिनट से 60 मिनट्स तक आपका ऑरा फेज रहता है। देन उसकी सीवियरिटी कैसी है? लो टू हाई, मतलब स्टार्टिंग में आपका पेन कम रहेगा और फिर ग्रेजुअली आपका पेन हाई होता रहेगा। तो इसी इसकी सीवियरिटी है। देन सिम्टम्स क्या क्या है? ब्राइट फ्लैशिंग डॉट्स और स्पार्कल्स लाइट, मतलब आपकी आंखों के सामने कुछ डॉट 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 आपको दिखेंगे। देन ब्लाइंड स्पॉट ऑन विजन, अगर आप किसी एक चीज़ पर या फिर अगर आप कुछ वाइट चीज़ पे देखते हैं तो आपको उस पर ब्लैक कलर के स्पॉट दिखेंगे और फिर ब्लाइंड स्पॉट दिखेंगे अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं या फिर आसमान की तरफ देखते हो तो। देन नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन हो गया आपकी स्किन पर। देन ईयर रिंगिंग, आपके आई में कुछ रिंगिंग सेंसेशन वगैरह आ सकते हैं। देन सिकिंग रनिंग लाइन्स ऑन आईज। देन चेंजेस इन द स्मेल एंड टेस्ट एंड फनी फीलिंग आपको आ सकती है। तो ये था ऑरा फेज के बारे में। ऑरा फेज में क्या क्या रहता है? ऑरा फेज का जो टाइम है, टाइम कितना है उसका? 5 मिनट से 60 मिनट्स तक आपका ऑरा फेज चलता है। देन उसकी सीवियरिटी स्टार्टिंग में लो रहती है और फिर हाई हो जाती है, मतलब कि स्टार्टिंग में पेन आपका कम रहता है और फिर ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो जाता है। देन सिम्टम्स क्या क्या है? ब्राइट फ्लैशिंग और डॉट्स और स्पार्कल लाइट। देन ब्लाइंड स्पॉट ऑन द विजन्स, नमनेस एंड टिंगलिंग, ईयर रिंगिंग, सीइंग रनिंग लाइन्स ऑन आईज, मतलब आप आँख जब खोलते हो तो आँखों के सामने ऐसा रनिंग लाइन्स आपको दिख सकती है आपके आँखों के सामने। देन चेंज इन द स्मेल एंड टेस्ट, आपके स्मेल में और आपके टेस्ट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। देन आपको फनी फीलिंग आ जाती है। ये था ऑरा फेज के बारे में। देन थर्ड वन इज़ द हेडेक। हेडेक फेज कितनी देर के लिए रहती है? वो 4 आवर्स to 72 आवर्स के लिए रहती है हेडेक फेज। देन उसकी सीवियरिटी स्टार्टिंग में हाई रहती है एंड देन ग्रेजुअली वो आपका हेडेक कम हो जाता है, मतलब उसकी सीवियरिटी पहले हाई रहती है एंड देन लो हो जाती है। देन उसके सिम्टम्स क्या क्या है? सेंसिटिविटी टू लाइट, नॉइस एंड ओडर्स, जैसे कि हमने हमारे इटियोलॉजी में देखा था। सेंसिटिविटी टू लाइट मतलब फोटो सेंसिटिविटी, अगर आप किसी फ्लैश लाइट या फिर हाई सेंसिटिविटी या फिर हाई लाइट के सामने आ जाते हो या आपकी आंखें कुछ ज़्यादा भड़कीली चीज़ देख लेती है तो उससे आपका हेडेक बढ़ जाता है। देन नॉइस, अगर आप किसी नॉइस वाली जगह पर जाते हो या फिर आप कानों में हेडफोन्स डालते हो तो उसकी वजह से भी आपका हेडेक बढ़ सकता है। या और ओडर्स यानी कि किसी भी तरह का स्मेल आपका हेडेक बढ़ा देता है। देन नोजिया एंड वोमिटिंग, जब भी
जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था, जब भी माइग्रेन आता है तो माइग्रेन 3 चीज़ों के साथ रहता है। एक एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो नोजिया और वोमिटिंग इस हेडेक फेज में आते हैं। देन स्टमक अपसेट, आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। देन एब्डोमिनल पेन, आपका एब्डोमेन में पेन हो जाता है, ये स्टमक अपसेट का एक सिम्टम है। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, एनोरेक्सिया दैट मीन्स द लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख कम हो जाती है। देन फीलिंग ऑफ द वार्म, आपको थोड़ा गर्मीला गर्मीला महसूस होता है। देन कोल्ड, देन टायर्डनेस, स्पीच चेंजेस, आपके स्पीच में चेंजेस आ जाते हैं। देन डिजीनेस, ब्लर विजन, टेंडर स्काल्प, देन डायरिया और फीवर। डायरिया और फीवर रेयर कंडीशन से वो ज़्यादातर लोगों में दिखी नहीं जाती। तो ये था हेडेक हेडेक के बारे में, जो कि हमारे माइग्रेन का तीसरा फेज है हेडेक, जिसका टाइम है 4 to 72 आवर्स, मतलब वो 4 घंटे टू 72 घंटे तक लिस्ट करता है। देन उसकी सिवियरिटी स्टार्टिंग में हाई रहती है एंड देन ग्रेजुअली कम हो जाती है। देन सिम्टम्स अगर उसके देखें तो सिम्टम्स स्टार्टिंग में आपको क्या रहता है, लाइट की सेंसिटिविटी रहती है, नॉइस की सेंसिटिविटी रहती है, और फिर अगर आप किसी तरह का ओडर या फिर स्मेल लेते हैं तो इसकी वजह से भी आपका हेडेक बढ़ जाता है। देन नोजिया और वोमिटिंग रहता है, स्टमक अपसेट, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, देन फीलिंग ऑफ द वार्म, देन कोल्ड, टायर्डनेस, स्पीच चेंजेस, डिजीनेस, ब्लर विजन, टेंडर स्काल्प एंड डायरिया एंड फीवर आपको रेयर कंडीशन में हो जाता है। और जो लास्ट फेज पोस्ट डॉर में, उसे हम माइग्रेन हैंगओवर फेज भी कहते हैं, और उसका जो टाइम है 1 to 2 डेज, मतलब 1 से 2 दिनों तक ये रह सकता है आप में। देन इसकी सीवियरिटी कैसे है, इसकी सीवियरिटी बाकी 3 फेज से मुकाबले लो रहती है। और उसका सिम्टम्स क्या क्या है, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम, जैसे कि हमने फर्स्ट फेज में देखा था, आपको कॉन्सेंट्रेशन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। देन फीलिंग ऑफ द डिप्रेशन और डिप्रेस फीलिंग आ जाती है। देन फटीग, मतलब आपको थोड़ा सा थकान महसूस होता है। और नॉट एबल टू अंडरस्टैंडिंग, वही कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम के अंडर आ जाता है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंडिंग। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द प्रोडाउन फेज। तो ये थी 4 फेज हमारे माइग्रेन की, जिसमें हमने फर्स्ट देखा था प्रोडॉर्म फेज, जिसे हम प्री हेडेक कहते हैं। देन सेकंड वन इज़ द ऑरा फेज, देन थर्ड वन इज़ द हेडेक फेज, एंड लास्ट वन इज़ द पोस्ट डॉर्म फेज, जिसे हम माइग्रेन हैंगओवर भी कहते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे माइग्रेन की मेडिकेशंस, मतलब हम उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिप्टन्स आर द medications which reduce the releasing of substance P, serotonin and neuropeptide. substance P, serotonin and neuropeptide, ये हमारे न्यूरोकेमिकल्स है जो कि हमारे माइग्रेन को स्टिमुलेट करते हैं या फिर उसको बढ़ाते हैं। और हमारा ट्रिप्टन्स क्या करता है, ट्रिप्टन्स सब्सटेंस पी, सीरोटोनिन और न्यूरोपेप्टाइड की लेवल्स को कम करता है। उसमें कौन सा है, फर्स्ट वन इज़ राइजा ट्रिप्टन, सेकंड वन इज़ सुमाट्रिप्टन एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रिप्टन। तो ये 3 कॉमनली यूज़ किए जाने वाली मेडिकेशंस है। देन एंटीएमेटिक्स, मतलब आपको हेडेक के साथ साथ अगर वोमिटिंग आ रही है तो उसके लिए हम ऑन्डेंसेट्रॉन या फिर क्लोरप्रोमाजिन और मेटोक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर आपको और भी कुछ पेन हो रहा है उसके लिए हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। देन प्रिवेंटिव मेडिकेशंस, मतलब हम माइग्रेन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एंटी-HNT और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, देन एंटी डिप्रेशंस, एंटी कन्वर्जेंस, देन कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड ट्रीटमेंट्स, देन बोटॉक्स विच रिलीव द मसल स्ट्रेन। देन एबॉर्टिव ट्रीटमेंट में 2 टाइप है, एक नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो नॉन स्पेसिफिक में हम सबसे पहले देते हैं एस्पिरिन 500 to 650 मिलीग्राम ओरली, देन PCM या फिर पैरासीटामोल 500 mg ओरली, देन आइबुप्रोफेन 200 to 300 mg ओरल, देन डाइक्लोफेनेक 50 to 100 mg ओरल या फिर इंट्रामस्कुलर, एंड देन लास्ट वन इज द नाप्रोक्सेन 500 to 750 मिलीग्राम ओरली। देन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स ऑफ एबॉर्टिव थेरेपी इज इर्गोटामाइन, उसे वो हम किस में देते हैं 1 to 2 मिलीग्राम ओरली देते हैं। देन
Second one is the dihydroergotamine. Dihydroergotamine 0.75 to 1 mg subcutaneously, then sumatriptan 25 to 300 mg orally or subcutaneously, and rizatriptan 10 mg orally. तो ये ट्रीटमेंट है माइग्रेन की। उसमें सबसे पहले हमने देखा था कॉमन मेडिकेशंस में हम ट्रिप्टन्स देते हैं, और ट्रिप्टन्स का काम क्या है, सब्सटेंस पी, सीरोटोनिन और न्यूरोपेप्टाइड की लेवल्स को कम करना। उसमें हम राइजाट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन और इलेक्ट्रिप्टन देते हैं। देन एंटीमेटिक्स ऑन्डेंसेट्रॉन, क्लोरप्रोमाजिन और मेटोक्लोप्रामाइड, देन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। देन प्रिवेंटिव मेडिकेशंस में एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिप्रेशंस, एंटी कन्वल्जेंट्स और कैल्शियम जीन रिलेटेबल पेप्टाइड ट्रीटमेंट एंड बोटॉक्स। देन एबॉर्टिव थेरेपी में नॉन स्पेसिफिक ने हमने देखा था एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक एंड नेप्रोक्सेन, और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में देखा था एर्गोटामाइन, डाइहाइड्रोक्सी एर्गोटामाइन, देन सुमाट्रिप्टन एंड राइजाट्रिप्टन।